सर आवाज नहीं आ रहा। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। Okay, now I am audible. Audible? यस सर। यस सर। यस सर। Okay, okay. ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उसमें पहला प्रक्रिया है नेगोशिएशन, दूसरा प्रक्रिया है मीडिएशन, तीसरा प्रक्रिया है कैंसिलेशन और चौथा प्रक्रिया है आर्बिट्रेशन का। ठीक है, तो ये तो हमारा है कि चीजों को रिजॉल्व कैसे करते हैं उसके लिए मैकेनिज्म बनाया गया है। और इसमें जो कोर्ट्स इन्वॉल्व हैं वो कोर्ट तीन प्रकार के इन्वॉल्व हैं। एक है लोक अदालत, इसके अलावा भी हैं, ऐसा नहीं है कि यही है सिर्फ, बहुत सारे इस तरीके के अदालत हैं अवेलेबल। जो फॉर्मली पॉपुलर है उन चीजों को हम लोग देख रहे हैं। एक ग्राम न्यायालय, एक है फैमिली कोर्ट। ये तीन कोर्ट हम लोग पढ़ेंगे और ये नेगोशिएशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म आपको समझ में आएगा। तो हम लोग पहला जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया क्या है इसमें? नेगोशिएशन है। तो हम लोग देखेंगे पहली और नेगोशिएशन को। नेगोशिएशन में क्या होता है देखिए, इसमें होता क्या है कि दो पार्टी, जैसे कि पार्टी ए और पार्टी बी, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर क्या किया है, केस कर रखा है। अब क्या होगा नेगोशिएशन में, इस मेथड में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या करवाया जाता है। पार्टी वो अराइव होते हैं म्यूचुअली एग्रीड सेटलमेंट पे। कैसे कि सबसे पहले नेगोशिएशन होता है। नेगोशिएशन मतलब कि नेगोशिएट करना, कि एक दूसरे को समझौता टाइप करवा देना। समझौता में सबसे पहला प्रक्रिया क्या है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले कि पति का पक्ष और पत्नी का पक्ष दोनों कोर्ट में मिलने के लिए तैयार हो या फिर कोर्ट के बाहर भी मिलने के लिए तैयार हो। कुछ दुश्मनी ऐसी होती है कि हम मिलेंगे ही नहीं उससे। अब आनंद सिंह और सूरजभान सिंह एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं। तो पहला बात क्या होना चाहिए, अगर डिस्प्यूट हुआ है तो पार्टी शुड बी विलिंग टू टॉक। पहला इसमें बात यही है। दूसरा है पार्टी आर ट्राइंग टू बार्गेन। इसमें क्या करते हैं कि पार्टी शुड बी विलिंग टू टॉक, वो बात करने का प्रयास करते हैं एक दूसरे से। पार्टी आर ट्राइंग टू बार्गेन, एक दूसरे से बार्गेन करते हैं कि तुम कुछ ले लो, तुम कुछ ले लो, हम जो है कि मामले को सेटल कर लेते हैं। अब यहाँ से कोर्ट इस बात को जो है कि आगे नहीं बढ़ाएंगे, कोर्ट केस पे यहीं पे लिटिगेशन को खत्म कर सर देते मैं हैं। कुछ बोल सकता हूँ? यस सर टॉपिक बिहार में अपराधीकरण था, लेकिन ये तो टेक्निकल बता रहे हैं, लग रहा है कि लॉ वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें एक्चुअली क्या है ना, अपराधीकरण अगर हमको सिंपली पढ़ा के निकलना है तो 2 मिनट में हम निकल जाएंगे पढ़ा के, ठीक है। लेकिन जब आपको वहां पे डेप्थ में पूछा जाएगा कि इसमें आप क्या करवाएंगे, केस को कैसे लेके जाएंगे, अभी बिहार में शराबबंदी का मामला आएगा, शराबबंदी में इतने लाख लिटिगेशंस पड़े हुए हैं, उसको जब आपसे पूछा जाएगा डेप्थ में तो आप बताएंगे कैसे। एक मैं केस सिनेरियो देता हूँ, एक व्यक्ति आया है शराब पी के थाने में पकड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसका कोई मतलब कि परिवार से आने वाला नहीं है, उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो जाकर के शराब, वो अपना बेल ले सके। बेलेबल केस है अभी आज के मामले में शराबबंदी कानून, वो बेल भी ले सके, कोर्ट भी जा सके। आप उसको क्या करेंगे? अभी आपको पता है कि 76% जो पेंडेंसी है कोर्ट में, जो सॉरी इसमें 76% जो कैदी है वो अंडर ट्रायल्स कैदी है। तो डेप्थ में तो बातें को बताना पड़ेगा ना, अदरवाइज तो ऊपर ऊपर आप जानते हैं। जैसे मैं पूछूं कि अभी मोकामा का घटना हुआ, वो किस तरीके का घटना है, आपसे पूछ दिया गया, आप क्या बताएंगे इसमें? और सर ये तो पिछली बार का 2023 का बिल भी तो पास हुआ है, मध्यस्थता न्याय, जिसमें 5 तरीके हाँ, के वो मीडिएशन बिल भी पास हुआ, वो भी अभी हम बताएंगे, उसके बारे में भी बताएंगे। तो ठीक है क्या सर, पढ़ाना है कंटिन्यू नहीं करें। पढ़ाना है वो मुझे पता है ना। ठीक है। डेप्थ में पढ़ाना है आपके लिए ना, वरना हमें क्या था, 4 बात बोलते निकल जाते हैं। नहीं सर, जो ठीक है। एक चीज हम भी कहना चाहते हैं सर कि 12-14 मिनट का इंटरव्यू में इतना वर्थ इट है। आप सर वो इसमें दो चार देखने से भी दो लग रहा है कि वो दो टेक्निकल ज्यादा है और लॉ के नहीं सर, पता भी बेसिस पे तो मतलब नहीं। होना चाहिए। आई एम नॉट आप ऑब्जेक्टिंग जीएस का सर, आप है मतलब अमित, अपने हिसाब से सर रीड कीजिए, मतलब एक प्रॉब्लम सेकंड मुझे नहीं समझ है। लीजिए। ये जीएस का टॉपिक है, टेक्निकल नहीं है, लॉ वालों से नहीं है। 2023 में ये पास भी हुआ था बिल। लॉ वालों का ये टॉपिक ही नहीं है, आप समझिए इस चीजों को। अगर हमको अपराधीकरण पढ़ाना है, 3-4 घटनाएं ही घटी हैं। एक मोकामा का हत्याकांड हुआ है, पब्लिक में शराब पकड़ा है, एक वहाँ गया में जो इनकी बहू लड़ रही है। उसके बाद ललन सिंह ने कहा है वोट नहीं देने जाएगा, तो उसका जो घटना घटा है। उसके बाद फिर नरकटियागंज में कांग्रेस के हेलीपैड को तोड़ा गया है। वही वही कुछ छोटे छोटे घटनाएं ही घटी हैं, ठीक है। और दूसरी बात समझ लीजिए, इसमें डिटेल में मैं बता दे रहा हूँ, आप इसमें से 2-4 वर्ड भी अगर बोल देंगे ना,
जैसे अभी लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, फैमिली कोर्ट पढ़ाएंगे तो इसी मैटर को वहां पे समझाने में उनको बहुत आसानी हो जाएगी। वो 2-4 वर्ड भी आप अगर बोल देंगे ना तो वो इंटरव्यू में आपको बहुत ज्यादा एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा। इस चीज को ठीक है समझें। सर, कंटिन्यू करिए। रुपेश सर, रुपेश सर, अदरवाइज मुझे क्या है, मुझे तो और भी आसानी है ना कि चीजों को पढ़ाना नहीं पड़ेगा, इतना बकना नहीं पड़ेगा, काम खत्म सर हो आपके जाएगा। रुपेश सर, जीवन के लिए बहुत लाभदायी है सर ये क्लास। मैं एक चीज ऐड करना और सर- चाहूंगी सर। आप हाँ हाँ जल्दी बोलें। सर मुझे लगता है कि एज अ फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर हमें हमेशा अपने नॉलेज को एक्सपेंड करना चाहिए, और ये तो सर पॉलिटी का टॉपिक भी है, तो सर बिल्कुल हमें टॉपिक है। और इसमें नहीं पढ़ना चाहिए बिल्कुल कि सर, मैं भी जरूरी है कि नहीं। अदिति वाली पॉइंट ही बोलना चाह रहा था। अदिति ठीक ही बोल रही है कि अभी तो जैसे यूपीएससी का बीपीएससी का जैसे GS2 का जो पेपर था, उसमें तो क्वेश्चन बहुत एक्सटेंसिव आ रहे हैं। तो अभी जुडिशरी पे पूछा तो हो सकता है अगली बार ADR पे पूछे तो फायदा ही हो जाएगा। और सर एक और चीज कहना चाहूंगी, लेटेस्ट भी है, पेंडेंसीज भी एडीआर से जुड़ा हुआ ही है। और सर केंद्र सरकार जैसे अभी हम मतलब लास्ट के हाँ। 5 साल में ऐसे बहुत सारी बिल्स लेके आई है जो ये प्रमोट करना चाह रही है, और आप एज एडमिनिस्ट्रेटर हो कि इनकी इन चीजों के बारे में नहीं जानेंगे तो आप कल को इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। वो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको इंटरव्यू में जब पूछा जाता है वो लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखते हैं कि आपके पास कुछ जानकारी है या नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ कि अभी जो गाड़ी का सीजर हो रहा है वो किस एक्ट के तहत हो रहा है। सिंपली आप देख रहे हैं ना, इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, किस एक्ट के तहत वो गाड़ी का सीजर हो रहा है पता है? बताइए तो। गाड़ी डेली सर पकड़ा जा रहा है ना, क्या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट की किसी धारा के तहत? किस एक्ट के तहत वो करवाया जा रहा है काम। तो आपको एटलीस्ट, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं ना, तो आपको पता रहना चाहिए कि किस एक्ट के तहत हो रहा है, उसमें प्रोसेस क्या है। अभी इलेक्शन का प्रोसेस पढ़ाएंगे तो उसमें सिंपली इलेक्शन का प्रोसेस आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, उसमें बकायदे बताएंगे हम कि P1 क्या होता है, P2 क्या होता है, उसके बाद PO क्या होता है, किस तरीके से वो काम करता है, उसमें जो बैलेट यूनिट होता है वो कैसे काम करता है, कंट्रोल यूनिट कैसे रहता है, जो आप वीवीपैट मशीन देखते हैं वो क्या होता है, पूरी प्रक्रिया आपको, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आपको ये सब सारी चीजें पता रहनी चाहिए। सतही नॉलेज से काम नहीं चलने वाला है। सर ठीक मेरा है। एक और मकसद था कि आप इतना एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहे हैं तो हमें कम से कम अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने आना चाहिए। तो ऑफ सर कोर्स। थैंक यू दैट, और आप इतना एक्स्ट्रा एफर्ट भी ले रहे हो, तो अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा समझाओ जो हमारे सिलेबस का पार्ट है या ना पार्ट है सर, वो बाद में मैटर करता है। सर आप जो एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहे हो हर कोई ये नहीं करता है। चलिए तो ठीक है। ठीक है तो सर, जब कंटिन्यू करिए। ओके, तो समझ में आ गया चीजों, आगे बढ़े। ओके, तो पार्टी शुड बी विलिंग टू टॉक, पहली बात कि वो बात करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद पार्टीज आर ट्राइंग टू बार्गेन, वो एक दूसरे से बार्गेन करते हैं। उसके बाद अराइव्ड एट म्यूचुअली सेटलमेंट, वो किसी एक म्यूचुअल बातों पे सेटल कर लेंगे कि ठीक है अब हम केस को वापस करने के लिए जा रहे हैं। नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, नेगोशिएशन में सबसे बड़ी बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ना नेगोशिएशन में होता है ना मीडिएशन में होता है। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कैंसिलेशन से स्टार्ट होता है, आर्बिट्रेशन में जाके इसका जो है कि पूरा का पूरा चांस बढ़ जाता है, वो समझ लेंगे कैसे होता है। उसके बाद ये क्या करेगा कि गिव एंड टेक्स्ट बिटवीन बोथ एंड पार्टी, कुछ ना कुछ तो होगा ही लेन देन के, कुछ हम छोड़ देते हैं, कुछ तुम छोड़ दो, कुछ पैसे हमको दे दो, हम पे सेटल कर लेते हैं, इस तरीके की बातें वहां पे चलेगी। बोथ द पार्टी एक्सेप्ट एंड मूव अहेड, दोनों पार्टी बातों को एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ हम इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं और इस केस से बाहर निकलते हैं, लिटिगेशन में अब नहीं रहना है आपको। ठीक है। उसके बाद नो रूल्स एंड रेगुलेशन, इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होगा क्या? इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, दोनों पार्टी जिस बात को मान गया सो मान गया। कोई मीडिएशन एक्ट तो है नहीं बना हुआ, नेगोशिएशन का ऐसा कोई एक्ट बना हुआ नहीं है। ठीक है। नॉट ऑलवेज सुटेबल और फेवरेबल, क्या होता है कई बार मान लीजिए कि एक पार्टी बड़ा है, एक पार्टी मजबूत पार्टी है और एक पार्टी जो है कि कमजोर पार्टी है, तो वो अगर मीडिएशन करने नेगोशिएशन करने के लिए जाएगा तो हो सकता है कि छोटे पार्टी को जो है कि कई बार कम बेनिफिट दे और बोले कि केस को सेटल कर लो, हो सकता है आउट ऑफ द कोर्ट धमका भी दे, तो चीजें ऐसी भी हो सकती हैं इसमें। उसके बाद इट इज इनफॉर्मल, इसके लिए कोई लॉ नहीं है। लॉ में देखिए क्या होता है कि जब कोर्ट में हम जाते हैं तो वहां पे एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीड्यूरल लॉ। अब आप बोलेंगे सर इसमें बहुत डिटेल में जा रहे हैं, तो सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, प्रोसीड्यूरल लॉ क्या होता है कोर्ट में, अगर जानते हैं तो ठीक है, ना तो हम छोड़ देते हैं, हमें क्या दें। ठीक है। इट इज इनफॉर्मल, वहां पे ये इनफॉर्मल होता है। उसके बाद फिर आउटकम नोट लीगली बाइंडिंग, इसका आउटकम लीगली बाइंडिंग नहीं होगा। लीगली बाइंडिंग का मतलब मैंने समझा दिया था कि किस चीज का आउटकम अगर लीगली बाइंडिंग हो जाता है, इसका क्या मतलब होता है बताइए? नो राइट टू अपील। नो राइट टू यस, अपील। नो राइट टू अपील होगा, तो इसको लिख लें थोड़ा सा। चलिए लिखिए, पार्टी शुड बी विलिंग टू टॉक, पार्टी आर ट्राइंग टू बार्गेन, arrived at mutual settlement,
वो एक सर म्यूचुअल उस वक्त सेटलमेंट मुझे पे आते नहीं हैं। पता था, इसीलिए बोला था। अभी अगर आपको लगता है जो बताना है आप बताइए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, गिव्स एंड टेक्स बिटवीन द पार्टीज। फिर आपने इसमें बोला नो थर्ड तीसरा पार्टी, पॉइंट तो क्या है? इसमें हाँ हाँ, नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। सर तो इसमें इनवाइट कौन करता है पार्टीज को टू टॉक? वो पार्टी अपने आप से एक दूसरे के जो है कि बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कई बार होता क्या है ना, सिविल मामला जो केस होता है छोटा छोटा, उसमें होता क्या है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम में क्या है कि कई बार प्रोसेस ही जो है ना वो पनिशमेंट बन जाता है। 8 साल 10 साल 12 साल का अगर कोई केस चलेगा तो अभी लड़ते लड़ते थक जाते हैं, तो आप फिर आते हैं कि चलो सेटलिंग कर लेते हैं। कई बार तो उसके वकील ही बोल देते हैं कि आप लोग नेगोशिएट कर लीजिए ना चीजों को। कई बार एक दूसरे के वकील ही नेगोशिएशन में चले जाते हैं, ठीक है आप मान लीजिए बात को खत्म कीजिए। मीडिएशन में आएगा ना तो वहां पे फिर पार्टी आएगा, बताएंगे कि वहां पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे नहीं सर तो होता। एडीआर ऑप्शन को आफ्टर जुडिशियल प्रोसेस के बाद एक्सप्लोर किया जाता है या फिर ये इनिशियल स्टेप होना चाहिए? ये नहीं 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 नहीं, दोनों हो इसमें सकता है। कुछ भी हो सकता है। प्री लिटिगेशन भी हो सकता है, मुकदमा करने से पहले भी हो सकता है, ड्यूरिंग लिटिगेशन भी हो सकता है, जब आपका मुकदमा चलते रहे तब भी हो सकता है। अभी वो बताएंगे, आगे बताएं। ठीक है, गिव्स एंड टेक्स बिटवीन द पार्टी। उसके बाद बोथ पार्टी एक्सेप्ट एंड मूव अहेड। तभी इसके बाद जो है ना हम आपको दिखाएंगे, जो अभी मैगजीन छपा है उसमें यही सब बात लिखा हुआ है। अगर आपको इस बात का मीनिंग पता नहीं है ना तो मैगजीन ही समझ में नहीं आएगा। इसी सितंबर मंथ के ही मैगजीन्स में है ये सब बातें। सर हिंदी में भी लिखवा दीजिए। हिंदी में भी लिखवा दें? यस सर, पार्टी, हिंदी में भी ठीक है, बाइलिंगुअल। एक मिनट लिख लीजिए। पार्टी आपस में बात करने के लिए तैयार हो, पार्टी एक दूसरे से लेन देन करते हैं। दूसरा पॉइंट, वो म्यूचुअली सेटलमेंट पे जो है कि परस्पर एक सेटलमेंट पे पहुंच जाए। गिव्स एंड टेक्स। सर हाँ सौदेबाजी सही टर्म हाँ होगा? हाँ 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 बिल्कुल, वो परस्पर सौदेबाजी जिसको बोलते हैं आप लोग। गिव्स एंड टेक्स बिटवीन द पार्टीज, पार्टी के बीच मोल तोल होगा। ठीक है, पार्टी एक्सेप्ट एंड मूव अहेड, पार्टी दोनों पक्ष बात को मान के केस को खत्म करने का प्रयास करते हैं। नो रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई कानून इस तरीके से इसमें अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, नो नॉट ऑलवेज सुटेबल, हमेशा ये बात फेवर में नहीं जाता है, ये हमेशा पार्टी को फेवरेबल नहीं करता है। इसका एक निगेटिव पॉइंट ये है, ऑलवेज सुटेबल, वो हमें एंड फेवरेबल, हमेशा जो है कि पार्टी को फेवर नहीं करता, ये सूट नहीं करता है। ठीक है, इट इज इनफॉर्मल, यह क्या है, औपचारिक है, अनौपचारिक है। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक है। आउटकम नॉट लीगली बाइंडिंग, जो इस भी निष्कर्ष इसमें निकलेगा उसकी कोई लीगल बाध्यता नहीं है, कानूनी बाध्यता नहीं होगी। आउटकम इज नॉट लीगली बाइंडिंग। ठीक है, तो ये नेगोशिएशन का रहा, नेगोशिएशन इज ए मेथड। यस, लीगली बाइंडिंग, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस उससे तो ये इन्फ्लुएंस्ड होगा ही। नाउ लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, बिल्कुल। देखिए, अब यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि एक होता है सब्सटेंसिव लॉ, ठीक है, एक होता है प्रोसीड्यूरल लॉ। जब आप जो नेचुरल जस्टिस की बात बोल रहे हैं वो प्रोसीड्यूरल लॉ में होता है। तो सब्सटेंसिव लॉ का मतलब क्या होगा कि कोई कानून बन के आया हुआ है, उसके बाद कोर्ट के अंदर क्या चलता है कि प्रोसीड्यूरल लॉ। जैसे सीआरपीसी क्या है, आपका प्रोसीड्यूरल लॉ है कि प्रोसेस कैसे कैसे होगा, कैसे केस को फाइल करेंगे, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, जो पुलिस में थाने में बनता है आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, केस डायरी कैसे लिखी जाएगी, उसके बाद फिर जो है कि कोर्ट में केस कैसे जाएगा। तो नेचुरल जस्टिस में क्या होता है कि दोनों पार्टी को कम से कम बोलने का मौका मिलना चाहिए। तो हाँ, यहाँ पे दोनों पार्टी ही सेटलमेंट करेंगे तो हो सकता है कि नेचुरल जस्टिस कंप्रोमाइज हो, कई बार हो भी सकता है। इसलिए मैंने इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी लिखाया है कि ऑलवेज सुटेबल नहीं होता, क्योंकि जहां पे भी प्रोसीड्यूरल लॉ फॉलो नहीं हुआ, कोर्ट सिंपल कोर्ट प्रोसेस में क्या होता है, कोर्ट का प्रोसीड्यूरल लॉ होता है कि आप जज को कभी, एडवोकेट को कभी आप देखे होंगे हाई कोर्ट में बहस करते हुए, जो वीडियो अवेलेबल होता है उसमें जज पूछते हैं एडवोकेट से कि आप कौन हैं, तो बोलता है कि मैं पीड़ित महिला हूँ, जज पुरुष है, वकील पुरुष है,
तो वो पार्टी बन के, पक्ष बन के केस को लड़ता है। तो उसी को प्रोसेस बोला जाता है, प्रोसीडर बोला जाता है कि कैसे उसके केस की फाइलिंग की जाएगी, उसके बाद फिर उसका अगला डेट कैसे पड़ेगा, उसके पूरे रूल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वही है प्रोसीडरल लॉ। प्रोसीडरल लॉ में हो सकता है वायलेशन हो भी जाए, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है कि कई बार नेचुरल जस्टिस कंप्रोमाइज हो जाए। ठीक है, उसके बाद मीडिएशन। मीडिएशन मतलब क्या हुआ? मध्यस्थता, जिसमें मध्यस्थता करवाया जाता है, थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन थर्ड पार्टी क्या होता है कि नेचुरल थर्ड पार्टी होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड और बट नेचुरल थर्ड पार्टी, न्यूट्रल थर्ड पार्टी। न्यूट्रल थर्ड पार्टी का मतलब क्या है कि आपको एक मतलब कि टेबल पे लाने में मीडिएटर मदद करेगा कि आप दोनों आइए, कोई मीडिएटर रहेगा, मीडिएटर बोलेगा कि आप दोनों आ जाइए एक टेबल पे, मीडिएशन कर लीजिए बातों को इसमें। लेकिन थर्ड पार्टी न्यूट्रल रहेगा, वो कोई फैसला नहीं देगा अपने तरफ से कुछ नहीं सुनाएगा। वो सिर्फ बोलेगा कि वो उसका क्या काम होगा मीडिएटर का, जैसे बर्तवार का काम होता है ना कि लड़की पक्ष और लड़का पक्ष को मिला देना, उसी तरीके से मीडिएटर का काम होता है दोनों पक्ष को सिर्फ सामने टेबल पे ला करके बैठा देना। सर नेगोशिएशन तो में क्या था, नेगोशिएशन में भी कोई अथॉरिटी होती होगी ना? नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं रहती है इसमें। मीडिएशन एक्ट 2023 में जो आया है, इसके बाद जो है कि मीडिएशन को क्या बोला गया है कि ये लीगली बाइंडिंग इसका बनाया गया है। अभी बताते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर जिस तरीके से वकील होते हैं ना, उसी तरीके से जो है कि क्वालिफाइड मीडिएटर्स अब आपको देश में देखने को मिलेंगे। ये चीज आपको अभी जैसे कि इसका केस हुआ था रिलायंस ग्रुप का, इसके साथ क्या कहते हैं, फ्यूचर ग्रुप को जो खरीद रहा था रिलायंस कंपनी, अमेजन के साथ केस हुआ था, तो उसका मीडिएशन सिंगापुर में जाके हुआ है, उसका मीडिएशन इंडिया में नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वालिफाइड मीडिएटर्स है ही नहीं, उस तरीके के लोग जो कि आए बैठा के मीडिएशन करवाएं। उसका पूरा प्रोसेस मीडिएशन एक्ट में लिखा हुआ है। उसमें जो जैसे कि इंडियन मेडिकल काउंसिल है ना, वो क्या करता है कि डॉक्टर्स को क्या उसका लाइसेंस जारी करता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो क्या करता है, एडवोकेट का लाइसेंस जारी करता है। उसी तरीके से मीडिएशन एक्ट 2023 आने के बाद अब मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया खोला जाएगा। वो मीडिएशन काउंसिल क्या करेगा, मीडिएटर को रेगुलेट करेगा इंडिया में। मतलब जैसे वकील होता है, जैसे डॉक्टर होता है, वैसे कुछ दिनों में आपको मीडिएटर देखने के लिए मिलेंगे देश में। ये क्वालिफाइड मीडिएटर्स हैं, उसके लिए कुछ कोर्सेज बनेंगे, कुछ उसके जो है कि फीस वगैरह, जो उसके जो भी प्रोसेस बनेंगे कि कम से कम इतना नॉलेज, जिस तरीके का नॉलेज होना चाहिए, इतना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आप मीडिएटर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बट नेचुरल थर्ड पार्टी इसमें रहता है। ठीक है, जो जिसके कारण क्या होता है कि दोनों बोथ पार्टी आर एग्रीज। ठीक है, मीडिएटर फैसिलिटेट्स, मीडिएटर क्या करता है, फैसिलिटेट करवाता है किसके लिए, नेगोशिएशन करने के लिए। सर मतलब नेगोशिएशन आपसी बात हुई और लॉ जो है वो मीडिएशन से स्टार्ट होता है। लॉ इसमें भी फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक अच्छा, है, लॉ मीडिएशन में भी फॉलो नहीं हो रहा है। प्रोसीजरल लॉ मीडिएशन में भी फॉलो नहीं हो रहा है। जहां भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का बात होगा वहां पे प्रोसीजरल लॉ फॉलो नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, अच्छा, तो दोनों में राइट टू अपील इसमें नेगोशिएशन में क्या कहते हैं, इसमें तो बाइंडिंग है ही नहीं, तो अगर बाइंडिंग नहीं है तो राइट टू अपील आपको मिल जाएगा। मीडिएशन बाइंडिंग है, अभी देखेंगे इसको। मीडिएशन जो है कि बाइंडिंग है, अब जैसे ही कोई चीज बाइंडिंग हो जाता है, लीगली बाइंडिंग का मतलब एक राइट टू अपील नहीं मिलेगा आपको। मीडिएटर फैसिलिटेट्स नेगोशिएशन बिटवीन द पार्टीज, दोनों पक्षों के बीच क्या करता है, मतलब कि उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है ताकि वो एक दूसरे से आके बात कर सके। ठीक है, लेकिन मीडिएटर क्या करेगा, डज नॉट गिव द सॉल्यूशन। मीडिएटर डजंट गिव सॉल्यूशन, वो कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन से, तो आर्बिट्रेशन का पूरा एक्ट बना हुआ है, वहां से स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका काम क्या है कि पार्टीज arrived at a table for mutually agreed settlement।
सेटलमेंट एंड आउटकम इज लीगली बाइंडिंग। अंतर क्या समझ में आया नेगोशिएशन और मीडिएशन में? एक ही बात कि यहाँ पे एक मीडिएटर आ जाएगा, बर्तवार टाइप का आदमी, जो कि दोनों पार्टी को टेबल पर बैठा देगा कि आप दोनों बैठ के इस जगह शांति से एसी चल रहा है, अब बात करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और इसका आउटकम लीगली बाइंडिंग। सर पांचवा पॉइंट नहीं समझ में आया। कौन सा? पार्टीज अराइव्ड एट टेबल फॉर म्यूचुअली एग्रीड सेटलमेंट। जो पार्टी है वो टेबल पे आएंगे और वो आपस में ही समझौता करके एक किसी सेटलमेंट पे आ जाएंगे मुद्दे पे, ठीक है। आउटकम इज लीगली बाइंडिंग। लीगली बाइंडिंग का मतलब मैंने क्या बताया था? लीगली बाइंडिंग का मतलब राइट टू अपील नहीं होगा, फैसला जो भी हो से मानना पड़ेगा। ये पहले नहीं था। ये मीडिएशन एक्ट 2023 जो आया है उसके बाद ही ये हुआ है। ये जो बाइंडिंग हुआ है ये आफ्टर मीडिएशन एक्ट 2023 आने के बाद ये मोदी सरकार ने इसको किया है, और ये बहुत जरूरी है। इसको समझाते हैं क्यों बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि रिलायंस कंपनी जो बिग बाजार है उसको क्या करना चाह रहा, अधिग्रहण करना चाह रहा था। अब रिलायंस में बिग बाजार में क्या था, फ्यूचर ग्रुप उसका नाम था, जो बिग बाजार मार्केट देखते हैं ना, वो फ्यूचर ग्रुप का उसमें शायद फ्यूचर ग्रुप उस कंपनी के मालिक का नाम है, उसका पेरेंट कंपनी फ्यूचर ग्रुप ही है। तो बिग बाजार में 1% के आसपास शेयर जो है ना इसका था अमेजन का। अब 1% शेयर अमेजन के होने के कारण क्या हो रहा था कि वो बोल रहा था कि उसमें आपसे आपने हमसे पूछा नहीं, रिलायंस को आप बेच कैसे सकते हैं। वो कुछ ना कुछ अड़ंगा लगा रहा था इसमें। तो जबरदस्ती केस कर दिया कि इसका जो है कि किसी तरीके से बिग बाजार का अधिग्रहण को हम रोक सकें या उसमें कुछ डिले करवा सकें। तो फिर अब जबरदस्ती अगर केस हो जाए तो कितना लंबा चलते रहेगा। तो फिर रिलायंस ग्रुप बोला कि ठीक है आइए मीडिएट कर लेते हैं बातों को। तो सिंगापुर का कोई बड़ा कंपनी था, बहुत बड़ा फर्म था मीडिएटर का, उसने रिलायंस ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, उधर से फ्यूचर ग्रुप के लोगों को और इसको क्या कहते हैं अमेजन के लोगों को बुलाया। तो रिलायंस और अमेजन के लोग बैठे और बैठ के बात को समझाया गया कि लड़ने से कोई फायदा नहीं है, हम अधिग्रहण तो कर ही लेंगे, 1% ही आपका शेयर है, कोर्ट में आप केस हार जाएंगे, आपका भी बदनामी हो रहा है इंडिया में, मेरा भी लॉस हो रहा है, सेटलमेंट कर लीजिए कुछ ले दे करके। तो वही कुछ दिन ले दे करके उन दोनों ने सेटलमेंट कर लिया। अब मान लीजिए कि प्रोसीड्यूरल लॉ के तहत कोर्ट जाता तो हाईकोर्ट से अगर मामला स्टार्ट होता तो कितना साल तक चलते रहता। जो बेनिफिट मिलना चाहिए था इंडिया के जनता को या रिलायंस कंपनी को, वो चीज तो नहीं मिल पाता। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इसका मीडिएशन होते रहे, और मीडिएशन एक्ट इसलिए लाया भी गया है। और मीडिएशन एक्ट के आने के बाद अब क्या हो गया है कि वो लीगली बाइंडिंग हो गया है, पहले लीगली बाइंडिंग नहीं होता था ये चीज, ठीक है। मीडिएशन काउंसिल भी खोला जाएगा मीडिएशन एक्ट के तहत ही, इंडियन मीडिएशन काउंसिल उसको बोला जाएगा, मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, देख सकते हैं। सेटलमेंट सिंगापुर में हुआ तो ये इंडिया में कैसे, मतलब लीगल इसका क्या रहेगा स्टेटस? कुछ नहीं, वो जैसे ही मीडिएशन हो जाता है उसके बाद कोर्ट में चले जाते हैं, उसके वहां पे जो जज हैं उसको बोल दिया जाता है कि हमने मीडिएशन कर लिया है, आप एक डिक्री जारी कर दें। डिक्री जारी कर देते हैं जज, मतलब कि एक ऑर्डर जारी कर देते हैं कि इन दोनों ने जो है कि म्यूचुअली बातों को एग्री कर लिया है, अपनी सहमति से केस को वापस ले रहे हैं, तो दोनों लोग साइन कर देंगे, केस ही खत्म हो जाएगा, बात ही खत्म होगी, वहां से डिक्री जारी हो जाएगा। मतलब रिलायंस ग्रुप किसी भी प्रीमाइस में हो सकता है, आउट ऑफ इंडिया भी कहीं भी हो सकता है, सिंगापुर इसके लिए बहुत फेमस है। सर जो दिल्ली में आर्बिट्रेशन कोर्ट खोला जा रहा था SIAC ग्रुप है सर एक्चुअली। क्या सर सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है जो आप बोल रहे थे। बहुत बहुत बड़ा सेंटर है और बहुत ज्यादा मीडिएशन करवाता है वो। सर दिल्ली में भी तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट खोलने की बात थी। हाँ, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत वो कोर्ट खोलने की बात थी, बट पता नहीं उसका क्या चल रहा है। वो मैंने पढ़ा था 2019 में कि 23 में, थोड़ा बहुत भूल गई। वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का है। चलिए आगे बढ़ें। इसमें सर गिफ्ट सिटी में भी तो मीडिएशन का और आर्बिट्रेशन का कुछ खोलने का था सर, हमारा क्लास कहना है फैसिलिटेशन सेंटर। बिल्कुल हर जगह ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटेशन सेंटर होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में कंपनी खोलना जितना आसान है ना, उससे ज्यादा मुश्किल है कंपनी को बंद करना। और हर चीज अगर लिटिगेशन में ही पड़ते रहेगा, मतलब कोर्ट केस में ही फंसते रहेगा, देश का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि इंडिया में भी इस तरीके की बातें हो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, कंसिलिएटर। तो इन दिस मेथड क्या होता है कि नेचुरल थर्ड पार्टी कॉल्ड कंसिलिएटर हेल्प करता है ये डिस्प्यूट को म्यूचुअली अराइव्ड सेटलमेंट पे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहले दोनों पार्टी को बोला जाता है आपसी सहमति बनाइए। जैसे आपने नेगोशिएशन में क्या पढ़ा कि कोई तो था ही नहीं, दोनों पार्टी मिलजुल कर लीजिए। मीडिएशन में क्या था कि यहाँ पे एक बीच में मीडिएटर आ गया था। कंसिलिएशन में क्या होता है कि पहली बार में वो बोलते हैं कि आप लोग म्यूचुअली एग्रीड सेटलमेंट पे आ जाइए, आप दोनों आपसी समझौता कर लीजिए।
अगर आपसी समझौता नहीं करते हैं तब जो है कंसिलिएटर क्या करेगा कि वो जो है कि एक अवार्ड देगा। अवार्ड का मतलब जजमेंट मैंने बताया ही था कि वो अपने तरफ से जो है कि एक कंसिलिएटर में गिव एन अवार्ड ऑन इट्स ऑन, खुद से भी वो आपको एक फैसला दे सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंसिलिएटर आया। सबसे पहले तो एक व्यक्ति है जो कंसिलिएटर है। कंसिलिएटर क्या कर रहा है, पहले बोल रहा है खुद से फैसला कर लो। खुद से फैसला, अगर मान लो कई केस ऐसा होता है कि समझ में ही नहीं आता कि इसमें फैसला कैसे करें हम, तो वो फिर एक रास्ता सुझाता है कंसिलिएटर कि हाँ अगर आप दोनों से बात नहीं बन रहा है तो हम बता देते हैं कि इसको कैसे करना। फिर से तो इसमें नेचुरल थर्ड पार्टी रहेगा। ये को क्या कहलाएगा, कॉल्ड कंसिलिएटर। कंसिलिएटर का हिंदी भी होगा तो बड़ा टफ टाइप का होगा, लेकिन समन्वयक। सुलहकर्ता होता है। समन्वयक या कुछ होता है, जो भी होता है, समन्वयक या सुलहकर्ता जो दोनों भी ही होगा। होता है, सुलहकर्ता भी समन्वय के समझाने में। हाँ सुलहकर्ता। हाँ, समन्वयक ही शायद होगा इसका एग्जैक्ट जो हिंदी होना चाहिए। सुलहकर्ता सर, सुलह करवाने ओके, वाला होता है ये। ठीक है। फर्स्ट ट्राई टू समझौता करने वाला। arrived at mutually agreed settlement। पहले जो है कि वो लोग प्रयास करेंगे म्यूचुअली एग्रीड सेटलमेंट पे होने के। अगर वो फेल हो जाता है, इफ इट फेल्स, अगर वो बात क्या हो जाए, फेल हो जाए, म्यूचुअली एग्रीड सेटलमेंट नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या होगा, देन कंसिलिएटर में गिव एन अवार्ड। वो एक अवार्ड, अवार्ड का मतलब जजमेंट होता है। देखिए जजमेंट को हम लोग अवार्ड कब बोलते हैं, जब भी कोर्ट, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके अलावे कहीं अगर कोई फैसला मिला है, चाहे एनजीटी में मिला हो या फिर क्या कहते हैं ये जो गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है, किसी भी ट्रिब्यूनल में मिला हो, उसको कैट बोलते हैं, सिविल सर्विसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल ऐसे करके उसका कुछ नाम है। तो उसमें मिला हो तो वहाँ पे जजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, अवार्ड बोलेंगे। अब मतलब ऐसा ही होता है। ठीक है सर एक बार फिर से चेक करेंगे, व्हाट्सएप में आवाज क्लियर नहीं है। अवार्ड नहीं, देखिए जैसे कि होता क्या है ना कि एक हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। इस कोर्ट के अंदर अगर जजमेंट आपको मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जजमेंट बोलेंगे। लेकिन कोर्ट के बाहर भी बहुत तरीके की व्यवस्थाएं हैं। जैसे आपका एनजीटी हो गया, नेशनल ट्रिब्यूनल हो गया, ये क्या है, ये पूरा जुडिशियल ट्रिब्यूनल है, जुडिशियल बॉडी है। या फिर क्या कहते सर हैं, ये आपकी आवाज ऑडियो ब्रेक हो रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नेटवर्क इशू है रुपेश सर की तरफ से। ऑडिबल है? हाँ यस सर। सर। यस सर। स्क्रीन विजुअल? यस सर। कहाँ तक सुन पाए थे आप लोग? सर डिस्ट्रिक्ट जजमेंट और कोर्ट अवार्ड के बीच में आप सर आप बोल रहे थे कि जजमेंट अवार्ड अगर एससी एचसी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा दिया जाए तो वो अवार्ड कहते हैं। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो फैसला होता है उसको हम लोग जजमेंट बोलते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्ट हैं हमारे यहाँ जिसको कि क्वासी जुडिशियल बॉडी बोलते हैं, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जैसे सिविल सर्विसेज का भी एक कंप्लेंट अथॉरिटी ट्रिब्यूनल ऐसे करके कुछ नाम है। तो वहाँ भी जो फैसला होता है इस तरीके से जो भी बॉडी होगा, या क्या कहते हैं कहीं मेडिसन काउंसिल या आर्बिट्रेशन काउंसिल में होगा, तो वहाँ पे जो फैसला आएगा उसको जजमेंट हम लोग नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवार्ड बोलेंगे। ठीक है, बस इतना ही अंतर, और कुछ अंतर नहीं है। कोर्ट से फैसला मिलेगा तो उसको जजमेंट, और दूसरी जगह से फैसला मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अवार्ड बोलेंगे। मुखिया जी फैसला करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अवार्ड बोलेंगे। ठीक है, सर जजमेंट और डिग्री में क्या फर्क है सर? जजमेंट और डिग्री में क्या बेसिक डिफरेंस है? डिग्री एक्चुअली क्या होता है ना कि वो जो जारी होता है, वो क्या कहते हैं, ऑर्डर।
ऑर्डर जो जारी किया जाता है ऑर्डर कोर्ट के ऑर्डर द्वारा, ऑर्डर आर्टिकल उसको 142 डिक्री के बोला अंदर। जाता है। हाँ, उसको डिक्री बोला सर जाता है। वर्डिक्ट ये सब जजमेंट ही हो जाएगा ना, वर्डिक्ट वर्डिक्ट जजमेंट ही हाँ होगा ना? हाँ तो वो वर्डिक्ट और डिक्री फिर जजमेंट। जजमेंट का एक पार्ट हुआ ना, सब पार्ट। हाँ हाँ, तो वो ऑर्डर जो जारी होता है ना उसको हम लोग डिक्री बोलते हैं कई बार। अब जजमेंट और वर्डिक्ट एक ही बात है, उसमें कोई अंदर नहीं है। इसमें क्या बोले सर, एनजीटी वाले में उससे अगर न्याय मिलेगा तो क्या होगा? वो उसको उसका कोई नाम अवार्ड होगा और क्या होगा, बस और कोई अंतर नहीं है। बात एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग लीगल टर्म है। सर बट अवार्ड अवार्ड भी जितने अलग कोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है उसमें तो बाइंडिंग होता होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का डिसीजंस या जजमेंट्स। किसमें? जैसे वो गाइडिंग की तरह काम तो करता होगा सुप्रीम कोर्ट का जो मेजर जजमेंट्स है वो बाकी कोर्ट के लिए जो आउटसाइड है बाहर के कोर्ट्स। किसमें? ये देखिए वो मामला होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इंडिया में दो ही है, एक सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट। जब तक कोई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं होता है तब तक उसका मामला जो है कि आगे उसको जो है कि रूल के तरह या लॉ के तरह या फिर उसको जो है कि देख करके उसी के तरीके से सेम चीजों पे फैसला देना वो नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होना उसके लिए आवश्यक है और दो ही कोर्ट है, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा किसी कोर्ट तो का जो है कि एनजीटी को भी तो वो फॉलो करना पड़ता होगा क्या? नहीं? जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो भी मेजर जजमेंट्स है वो सबको, या फिर वो अलग उनका रूल और प्रोसीजर अलग है? एनजीटी का अलग तरीके का रोल है ना, वो तो सिर्फ ग्रीन ट्रिब्यूनल का मामला देखता है, वो पर्यावरण से सर संबंधित मामले को देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर, आर्बिट्रेशन सर, और एनजीटी वाले में सर वो डायरेक्टली अपील हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं जाता, बस वही है। एनजीटी का अपील सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, हाई कोर्ट में नहीं है। वो उसको प्यूनी जजमेंट बोलते हैं ना। हाई कोर्ट वाला जो होता है वो प्यूनी कहलाता है, तो प्यूनी तक, प्यूनी के जो है कि नीचे ही रखा गया है एनजीटी को, उतना डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं। आर्बिट्रेशन, हाँ चलिए, इसमें क्या होगा कि आर्बिट्रेटर आएगा, ठीक है, इसमें भी थर्ड पार्टी रहेगा नेचुरल ही पहले, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या होते हैं, जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं वो वेल क्वालिफाइड लोग होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दो कंपनी के बीच में समझौता हो रहा है, अब बताइए कि मान लीजिए कि कोई शेयर का समझौता करवाना है या कुछ समझौता करवाना है, तो ये नॉर्मल लोग नहीं करवा सकते ना। उसके लिए जो व्यक्ति चाहिए वो आर्बिट्रेटर होगा। तो वो भी अब सबसे पहले बोलेगा म्यूचुअली सेटलमेंट करें। अगर सेटलमेंट नहीं कर पाते हैं तब फिर वो क्या करवाएगा कि वो बैठ के खुद जो फैसला सुनाएगा। तो फैसला सुनाने के लिए आर्बिट्रेटर को क्या चाहिए, खुद भी तो बहुत कंपनी एक्ट का, दुनिया भर के शेयर मार्केट का, इकोनॉमिक्स का, कॉमर्स का दुनिया भर का नॉलेज होना चाहिए। तभी तो दो कंपनी के बीच में या मुकेश अंबानी अनिल अंबानी लड़ जाए, इतने बड़े बड़े केसों में तो बड़े लोगों को होना चाहिए ना, जिसके पास के बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इस तरीके के लोग। तो वहां पे जो है कि आर्बिट्रेटर आते हैं, तो वो आर्बिट्रेटर डिसाइड करते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड a natural third party called arbitrator, neutral third party called arbitrator वो डिसाइड करते हैं डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। दोनों के बीच में जो भी डिस्प्यूट है उसको डिसाइड करते हैं और वो लीगली बाइंडिंग होता है। लीगली बाइंडिंग होगा। लीगली बाइंडिंग से मतलब है कि बाध्य है मानने को, ऐसा? हाँ, मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा आपको, वो राइट टू अपील नहीं मिलेगा आपको। सर कॉन्सिलेटर का अवार्ड लीगली बाइंडिंग है या नहीं? वहाँ राइट टू अपील नहीं मिलेगा आपको। देखिए, राइट टू अपील नहीं मिलने का ये मतलब नहीं है कि आपका और जो लीगल क्या कहते हैं वे है वो भी बंद हो गया है। मतलब कि इस वे से आपको लीगली बाइंडिंग है, यहाँ पे मानने के लिए बाध्य है। अगर बाद में आप चाहते हैं कि नहीं हमको केस करना है किसी दूसरे लॉ को खोज के या दूसरे तरीके से, तो आप जाके केस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केस उसके करना है बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। हाँ, जाने का माने चाहिए। लेकिन इस फैसले को लेकर के आपको नहीं कि देखिए हाई कोर्ट में जो हायरार्की चलता है कोर्ट सिस्टम, इंडियन कोर्ट सिस्टम का, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो उसी अगर अपील करते हैं तो अपील में क्या होता है ना, उसी फैसले को ना देखने के लिए जाते हैं कि यहाँ पे कुछ रूल को फॉलो करने में गलती हुआ है कोर्ट से, लोअर कोर्ट से, या किसी वर्ड को जो है कि कोर्ट ने अच्छे से डिफाइन नहीं किया है। अपील में तो वही चीज ना देखा जाता है।
तो यहाँ पे लीगली बाइंडिंग का मतलब कि राइट टू अपील नहीं मिलेगा, आपको फैसला मानना पड़ेगा। अगर आपको मन नहीं है तो जाइए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहाँ जाना वहाँ जिससे स्टार्ट कीजिए केस को, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सर पे तो क्या करेगा? कॉन्सिलेटर की बात करते हैं सर, उसमें जो अवार्ड मिलेगा वो होगा लीगली वेंडिंग या नहीं? सिर्फ और सिर्फ जो पहला वाला नेगोशिएशन था ना, ये लीगली बाइंडिंग नहीं था, अदरवाइज सारा लीगली बाइंडिंग ही है। तो मेडिएशन भी लीगली बाइंडिंग बना दिया इंडिया में, कंसिलिएशन भी लीगली बाइंडिंग है, आर्बिट्रेशन भी अब लीगली बाइंडिंग हो चुका है। मतलब ये तो पहले ही से ही था दोनों। अब मीडिएशन को इधर 2023 में जो एक लीगली बाइंडिंग कर दिया गया है, सिर्फ नेगोशिएशन लीगली बाइंडिंग नहीं है। सर और इनके एक्सपेंसेस कौन बेयर करता है? कौन? हेलो सर। हाँ बोलो। सर मेरे को मेडिएशन वाला थर्ड पार्टी, कॉन्सिलिएशन वाला थर्ड पार्टी और आर्बिट्रेशन वाले थर्ड पार्टी, दोनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में डिफरेंस ये है, मीडिएशन वाला थर्ड पार्टी क्या करेगा कि सिर्फ आके आपको टेबल पे बैठाएगा। कैंसिलेशन वाला क्या करेगा, थर्ड पार्टी टेबल पे पहले बैठा देगा, उसके बाद बोलेगा कि आपस में फैसला कीजिए, अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो एक फैसला खुद से भी सुनाने का प्रयास करेगा। आर्बिट्रेटर आएगा, वो पहले कुछ स्टार्ट नहीं करता, वो सीधा बोलता है कि हम फैसला सुना रहे हैं। वो नेचुरल थर्ड पार्टी रहता है, दोनों में से किसी का नहीं रहता है। वो अलग से कोई व्यक्ति बैठेगा, वो जज की तरह ही बैठ जाएगा आपके सामने, और वो फैसला सुनाएगा, और उस फैसले को आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पे आर्बिट्रेशन वो आके कर देगा, फैसला खुद ही करेगा। यहाँ पे आपको मौका मिलता है फैसला करने का पहले, अगर नहीं कर पाते तब वो करता है। यहाँ पे वो फैसला नहीं करता है मीडिएशन में फैसला नहीं करेगा। कंसिलिएशन में एक मौका आपको दिया जाएगा, पहले आप कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो वो एक फैसला सुना सकता है कि ये फैसला आप लीजिए, और यहाँ पे आर्बिट्रेशन में सीधा वो फैसला ही सुनाएगा। ठीक है, तो यही अंतर है इसके थर्ड पार्टी में। सर कंसिलिएशन में बाइंडिंग है या नॉन बाइंडिंग? नॉन बाइंडिंग तीनों बाइंडिंग है, कंसिलिएशन भी बाइंडिंग है। ओके सर। सर एक चीज बोल सकता हूँ सर, कॉन्सिलिएशन में वैसे, लेकिन अगर दोनों, अच्छा ठीक है, भूमि मतलब हाँ अगर सर दोनों पार्टी एक्सेप्ट करते हैं सेटलमेंट तभी फाइनल, तभी बाइंडिंग होता है सर। यस सर, इफ बोथ वन ऑफ द पार्टीज The agrees. outcome of conciliation may be legally binding on the party in the same cases। होता क्या है समझिए, अगर आप म्यूचुअल, मैंने यहाँ पे लिखा है ना टर्म कि म्यूचुअली एग्रीड सेटलमेंट पे अगर आ गए हैं आप, तब तो फिर लीगली बाइंडिंग ही होगा ना। हाँ सर ठीक है, तो वो तो मैंने लिख ही दिया है। ओके सर। तो कंसिलिएशन और मीडिएशन में डिफरेंस नहीं? मीडिएशन में थर्ड पार्टी क्या कर रहा है, वो किसी भी तरीके का कोई जजमेंट दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। कंसिलिएशन में क्या कर रहा है, थर्ड पार्टी आके जजमेंट भी दे रहा है आपको, पहले आपको खुद से करने के लिए कह रहा है, नहीं तो फिर जो है कि आपको क्या कहते हैं, वो एक जजमेंट भी दे रहा है। यहाँ पे अगर आपको लिखना होता है ना, लीगल बाइंडिंग में लिखा नहीं इसमें क्या, कंसिलिएशन में, अगर इसको बहुत फाइन टर्म में लिखना है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, द आउटकम ऑफ कंसिलिएशन में बी लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टी इन द सेम केसेस। आप इसको लिख लीजिए कि मे बी लीगली बाइंडिंग। अगर आप एग्रीड सेटलमेंट पे आ गए हैं तो लीगली बाइंडिंग होगा, अगर एग्रीड सेटलमेंट पे नहीं है तो लीगली बाइंडिंग नहीं रहेगा। अगर इसको तीनों ही म्यूचुअली एग्रीड है ना? नहीं, आर्बिट्रेशन में वो फैसला सुना देता है, वो म्यूचुअली एग्रीड टाइप का मामला नहीं है। निगोशिएशन में दो पार्टी सिर्फ आपस में खुद मिलेगी, और मीडिएशन में सिर्फ थर्ड पार्टी फैसिलिटेट कर रही टॉक। हाँ, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन बोथ आर गवर्न्ड बाय आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। लिख लीजिए, गवर्न्ड बाय, नोट करके इसको लिख लेंगे, नोट आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, arbitration and conciliation are both governed by Arbitration and Conciliation Act एक्ट 1996। ये 1996 का इसका जो है कि एक्ट है, इसके तहत जो है कि ये आर्बिट्रेशन करवाया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड में क्या था कि ये जो है कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाया जाता है इसके द्वारा। तो इसके लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आया था 1987 में, जिसमें कि फ्री लीगल एड देने की बात की गई थी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी 1995 बनाया गया, और उसी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत जो है कि नालसा बनाया गया है। उसके बाद फिर उसकी में सालसा है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और तहसील लीगल सर्विस
ऑथोरिटी बनाया गया है। उसके बाद जो है कि इसमें प्रो बोनो एडवोकेट्स होते हैं जो फ्री लीगल एड देने का काम करते हैं। तो फ्री लीगल एड हम लोगों ने उस दिन देखा भी था। उसके बाद हम लोगों को देखना क्या है कि लोक अदालत, और 3 तरीके का था, फैमिली कोर्ट था और ग्राम न्यायालय। तो लोक अदालत, ग्राम न्यायालय और फैमिली कोर्ट, ये देखना है कितना सर इनके एक्सपेंसेस, एरिया के एक्सपेंसेस पार्टीज बेयर करती है क्या। सर, एडीआर के एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो पार्टीज बेयर करती है। हाँ, एडीआर के एक्सपेंसेस पार्टीज बेयर करेंगे। या जो फ्री लीगल एड हम जो पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे अब जो है कि इसका एक्सपेंस कौन करेगा, तो यहाँ पे लोक अदालत का एक्सपेंस में आपको फ्री पूरा लीगल एड मिलता है। इसमें भी किसी भी तरीके का जो है कि आपको पैसा नहीं लगता है। तो अगर कोई शराबबंदी का मामला पकड़ा है तो उसको कहाँ पे ला के दीजिएगा, लोक अदालत में। लोक अदालत में भी लोक अदालत कितने तरीके का होगा, 2 तरीके का होगा। एक होगा टेम्पोररी लोक अदालत, एक होता है परमानेंट लोक अदालत। सर ये जो आर्बिट्रेटर हैं या फिर ट्रिब्यूनल्स हैं, तो उस पे कोर्ट की अधीनस्थता होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को के अंदर है वैसे। क्यों कोर्ट की अधीनस्थता रहेगी भाई? जब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मामला चल रहा है तो कोर्ट इसमें क्यों आए? आउट ऑफ कोर्ट नहीं बात समझ में आई तो जाइए कोर्ट फिर। ये तो हम आउट ऑफ कोर्ट की बात ही कर रहे हैं ना। ठीक है, तो आते हैं लोक अदालत पे। तो इसमें क्या है, टेम्पोररी लोक अदालत है और परमानेंट लोक अदालत है। टेम्पोररी लोक अदालत जो है ये नालसा लगवाता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है यही लगवाता है। पूरे देश में 1 महीने में 1 दिन कोर्ट लगता है इसका। और इसमें जो है कि ऑल टाइप के केसेस लिए जाते हैं, चाहे सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो। वो क्रिमिनल केस कहाँ तक का लिया जाएगा, कंपाउंडेबल तक का लिया जाएगा। उस दिन मैंने बताया था ना कि कंपाउंडेबल केस, परमानेंट लोक अदालत में भी सिविल केस भी लिए जाते हैं और क्रिमिनल केस भी लिए जाते हैं। सिविल केस जो है कि इसमें 1 करोड़ तक का लिया जाता है, और जो क्या कहते हैं क्रिमिनल केस होता है वो कंपाउंडेबल नेचर के ही केस सिर्फ लिए जाते हैं। आप समझ रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंडेबल नेचर ऑफ केस? क्षम्य अपराधों को लिया जाता है। हाँ, ये हो गया क्षम्य अपराध। सही लिखा ना मैंने, क्षम्य? गलत है, क्षत्रिय वाला अच्छा होगा। ये वाला होगा? नहीं, हाँ ये अच्छा ठीक। तो ये क्षम्य अपराध होता है, उसको लिया जाता है। अब देखिए 2 चीज और समझ लीजिए कि जो सिविल केस है और जो क्रिमिनल केस है, केस का लेवल कैसे तय होता है। जो सिविल केस है उसमें पार्टी का जो है कि कितना फाइन हो सकता है, कितना रुपीज का मैटर है, उस पे जो है कि उसका लेवल डिसाइड होता है। और क्रिमिनल केस का जो लेवल वो डिसाइड होता है, वो किस पे डिसाइड होता है, उसमें कितने साल का सजा हो सकता है। जैसे कि आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट में जो सेशन जज होते हैं वो 7 साल से लेकर के ये पूर्णतः मृत्यु दंड तक का देने का अधिकार है। उसके बाद क्या होता है, लीगल जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2 होता है। सबसे लोअर लेवल पे क्या होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1, उसके ऊपर क्या होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 क्या करते हैं, सॉरी सबसे नीचे क्लास 2 होगा, सॉरी उल्टा बोल गया, 2 वाला नीचे रहेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2 होगा ये लगभग 3 साल तक का सजा सुना सकता है। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 ये 3 साल से लेकर के 7 साल तक का सजा सुना सकता है। और जो सेशन जज होते हैं डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए, सत्र न्यायाधीश जो कहलाते हैं, वो सत्र न्यायाधीश 7 साल से लेकर के आपको मृत्यु दंड का भी प्रावधान कर सकता है, मृत्यु दंड भी दे सकता है। जिला में ही आपको मृत्यु दंड हो सकता है, ये व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन अगर जिला में मृत्यु दंड हो जाता है तो फिर हाईकोर्ट एक बार उस केस को देखता है, तब जाकर के मृत्यु दंड एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, तो समझ गए कि सिविल केस को कैसे डिसाइड करेंगे और क्रिमिनल केस को कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा केस किस अदालत में जाएगा। क्योंकि अभी ग्राम न्यायालय पढ़ेंगे तो ऐसा थोड़ी है ना कि उसमें बहुत हैवी कोई केस चला जाएगा ग्राम न्यायालय में। सरपंच के पास जो केस होता है वो कितने मैटर का केस होता है, 10,000 तक के मैटर का ही केस हो सकता है। तो ये बात समझ में आई, केस कैसे डिसाइड करते हैं लोग? यस सर। चलिए, तो मैं पहले समझा देता हूँ पूरा, उसके बाद फिर लिखाएंगे। तो लोक अदालत में क्या है कि इसमें सिविल नेचर के केसेस और क्रिमिनल नेचर के केसेस, दोनों नेचर के केसेस लिया जा सकता है। सिविल नेचर के जो ये टेम्पोररी लोक अदालत महीने में क्या लगेगा, 1 दिन लगेगा। पूरे देश में 1 ही दिन लगता है और 1 दिन में वो उसी दिन फैसला देने का भी प्रयास किया जाता है कि आइए और जो है कि समझौता कर लीजिए। मोटा मोटी तो ये समझौता वाला मामला होता है और कुछ होता नहीं है, चाहे सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो। क्रिमिनल केस जो लिया जाएगा कंपाउंडेबल, मतलब कि जो क्षम्य अपराध है जिसमें कि अपराध में क्षमा दिया जा सकता है। कंपाउंडेबल का मतलब समझ लीजिए, जो लोग पिछले क्लास में नहीं थे, इफ द विक्टिम वांट टू टेक बैक द केस
अगर वो विक्टिम चाहे कि सजा को हम जो है कि केस को वापस कर सकते हैं, एंड केस कैन बी विथड्रॉन, दैट केस इज नॉन एज कंपाउंडेबल केस। मतलब कि पार्टी ए है और पार्टी बी है, दोनों पार्टी ने कि एक दूसरे के ऊपर जो है कि केस एक दूसरे के ऊपर केस किया गया है। मान लीजिए कि पत्नी ने पति के ऊपर केस कर दिया, ठीक है। फिर पत्नी चाहती है कि नहीं अब इसी के साथ रह लेते हैं, पति को जो है कि क्यों ही सजा हो, क्यों ही जेल जाए, उसको क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं, वापस कर लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि वो मामला कंपाउंडेबल। लेकिन मान लीजिए कि किसी गरीब का जो है कि बलात्कार हुआ है, या किसी गरीब व्यक्ति के बेटा को जो है कि मार दिया है, आपने पूरा जान से ही मार दिया, इतना हीनियस क्राइम किया है। अब उसके पिताजी ने एक समय केस किया था किसी दबंग के ऊपर, अनंत सिंह के ऊपर। अब अनंत सिंह उसके पिताजी को धमका के भी चाहेंगे कि केस वापस ले लो, और उसका पिताजी अगर तैयार भी हो गया कि ठीक है मेरे बेटे के साथ रेप हुआ था या मेरा बेटा को जान मार दिया था, तो भी वो केस कंपाउंडेबल नहीं है, वो केस वापस अनंत सिंह नहीं ले लगा सकता है किसी भी सूरत में, चाहे कितना भी पैसा दे दे, कुछ भी कर दे, कितना भी मना ले, मन मनोबल कर ले, कोई उपाय नहीं है। वो केस है नॉन कंपाउंडेबल, उसमें क्षमा को वापस नहीं किया जा सकता है, सजा वो केस वापस नहीं होगा, उसमें जो सजा होना है वो होके रहेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल में। तो लोक अदालत क्या करता है कि जो क्षम्य केस होता है, कंपाउंडेबल होता है, सिर्फ उसी को लेता है। उसके बाद इसमें जो परमानेंट लोक अदालत बैठता है, जिसमें पब्लिक सर्विस यूटिलिटी वाले केसेस जो है कि ज्यादा आते हैं, जैसे कि बिजली चोरी का मामला है, यानी कि सरकार एक पार्टी जिस केस में हो ना, तो उस तरीके के केस जो है कि परमानेंट लोक अदालत में आते रहते हैं। कोई बैंकिंग का मामला हो गया, या किसी और आपने किसी विभाग के ऊपर, सरकार के ऊपर केस कर दिया, इस तरीके के केसेस जो है कि परमानेंट में आते हैं। जैसे बिजली चोरी क्या है, वो एक क्राइम भी है, तो है, अपराध भी है, ठीक है। तो जब अब ये टेम्पररी लोक अदालत बनेगा, इसमें कौन कौन लोग बैठेंगे, अब यहाँ पे देखिए जो मैंने पीछे पढ़ाया उसका यूज होगा। इसमें टेम्पररी लोक अदालत में कौन कौन लोग बैठेंगे, इसमें बैठेंगे एक जज रहेंगे आपके, प्लस उसमें एक एडवोकेट रहेंगे, और उसके बाद उसमें एक सोशल वर्कर भी रहेगा, ठीक है। 3 लोग इसमें रहते हैं, ठीक है। ये किस तरीके से जो है कि फैसला सुनाता है टेम्पररी अदालत, तो यही वही करता है, मीडिएशन करवाने का प्रयास करता है कि एक दूसरे के पार्टी के बीच में लोक अदालत क्या करवा रहा है, मीडिएशन करवाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो ये टेम्पररी लोक अदालत इस तरीके से काम करवाता है। परमानेंट लोक अदालत में कौन कौन लोग होते हैं, तो उसमें एक जज बैठता है, नॉट लेस देन डिस्ट्रिक्ट जज, ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। इसका क्या मतलब हुआ, ए जज नॉट लेस देन डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, प्लस 2 पर्सन, परमानेंट वाले में 2 व्यक्ति और बैठेंगे, हु वेर एक्सपर्ट इन द एरिया। मतलब कि चूंकि सरकार के, जैसे मान लीजिए बैंकिंग के ऊपर कोई केस हुआ है कि सरकार मेरा पैसा नहीं दे रही है, या इलेक्ट्रिसिटी चोरी का मामला कोई पकड़ा गया है, तो उस तरीके से में क्या रहेगा कि वहाँ पे एक बिजली के विभाग के एक्सपर्ट को बैठना पड़ेगा, कोई बैंकिंग विभाग के एक्सपर्ट को बैठना पड़ेगा। तो 2 पर्सन हुआ, 2 एक्सपर्ट, सीधा लिख लीजिए, इसमें 2 एक्सपर्ट्स बैठेंगे। तो ये तो बात समझ में आ गया। ये समझ में आया क्या कि नॉट लेस देन द डिस्ट्रिक्ट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ये क्या होता है? मतलब एक जज होंगे जो डिस्ट्रिक्ट जज या उससे कम के नहीं होंगे, इससे या इसके ऊपर के पद के लोग ही नियुक्त होंगे। ये जो है ना, जज का एक कैटेगरी होता है। आप जैसे ये ग्रुप ए टाइप का मामला हो गया, ग्रुप ए सिविल सर्विस जिसको कहते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। डिस्ट्रिक्ट जज हाई लेवल का हो गया। तो इसमें जो है कि जज जो चलता है, डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, उसके बाद फिर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज। ये लोअर जुडिशरी में इसी तरीके से होता है। उसके बाद मुंसिफ। ये आप जब एसडीएम बनेंगे ना, तो आपका रैंक लगभग इसी के बराबर होगा, ये असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज या मुंसिफ के बराबर होगा, ठीक है। तो ये लोग बैठते हैं। इसको एक दिन डिटेल में समझा देंगे कि कैसे ये डिस्ट्रिक्ट जज है। देखिए डिस्ट्रिक्ट जज क्या है ना, डिस्ट्रिक्ट जज अपने आप में एक रैंक भी है और अपने आप में एक पोस्ट भी है। जैसे जो क्या कहते हैं सेक्रेटरी होता है सरकार में, तो सेक्रेटरी क्या है, पोस्ट है कि रैंक है? बताइए। रैंक सर दोनों है सर, दोनों है। जैसे मान लीजिए कि फाइनेंस सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी क्या है, फाइनेंस सेक्रेटरी अपने आप में एक पोस्ट भी है, और फाइनेंस सेक्रेटरी अपने आप में क्या है, एक रैंक भी है। उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट जज एक रैंक होता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज अपने आप में एक रैंक भी है,
तो उसमें जो है कि जैसे एडिशनल सेक्रेटरी हम लोग बनाते हैं ना, असिस्टेंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट जज एक पोस्ट भी है, डीजे जिसको बोलते हैं, उसी उसमें एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होगा, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज होगा, जैसे कि सेक्रेटरी होता है, असिस्टेंट सेक्रेटरी होता है, एडिशनल सेक्रेटरी होता है। तो वो क्या है, जिस तरीके से सेक्रेटरी में इधर चलता है उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट जज में भी इधर चलता है। ठीक है, तो इसमें लोक अदालत में ये बैठेंगे। इसमें किसी भी तरीके से लोक अदालत में कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, और लोक अदालत स्टार्ट हो सकता है आपका इसमें जो है कि लोक अदालत में आप जा सकते हैं अब केस को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि प्री लिटिगेशन, ड्यूरिंग लिटिगेशन भी आप लोक अदालत में जा सकते हैं। एक पार्टी चाहे तो एक पार्टी भी जा सकता है, दोनों पार्टी चाहे तो दोनों पार्टी भी जा सकता है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि अगर कोर्ट चाहे, जैसे कि लड़का बोल रहा था ना अभी, सर हमको बोल दिया कि लोक अदालत में जाने के लिए, अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट भी लोक अदालत में आपको भेज सकता है कि जाके वहां जाके इसको सेटलमेंट करवा लीजिए, सेटलमेंट मीडिएशन टाइप का मामला हमको दिख रहा है, तो अच्छा है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, तो लोक अदालत इस तरीके से आपका काम करता है। इसमें इसके और भी बहुत सारे मेथड्स अवार्ड हैं। इसमें जो है कि समरी ट्रायल भी होता है, अब समरी ट्रायल को समझाना पड़ेगा। समरी ट्रायल होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई केस है, उसमें क्या होता है कि सीआरपीसी से हम लोग देखेंगे क्रिमिनल केस है क्या है नहीं है, तो सारा प्रोसेस को नहीं देख करके मोटा मोटी प्रोसेस को हम देख लेते हैं। मतलब कि समरी ट्रायल में क्या होता है कि जो प्रोसेस है जजमेंट देने का, उसमें सारे रूल रेगुलेशंस को बहुत गहराई से ना देख करके ऊपर ऊपर के चीजों को सिर्फ देख लिया जाए, और उसके बाद जो है कि उसी के बेसिस पे फैसला दे दिया जाए। लेकिन कोर्ट में आएगा तो क्या होगा, एक एक बात बनेगा कि आईओ ने क्या डायरी लिखा था, केस डायरी में कौन सी बात लिखी गई थी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने फिर क्या लिख के दिया, फिर इसका जो है कि एग्जामिनेशन हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ नहीं हुआ, वो सारा चीज बोला जाएगा। लेकिन समरी ट्रायल में उतना चीज नहीं देखा जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मोटा मोटी देख लिया कि हाँ इसमें ये प्रोसेस हुआ था, उसके बाद जो है कि वो शॉर्टकट मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जिसको बोलते हैं, वही होता है समरी ट्रायल। तो यहाँ पे मेथड जो परमानेंट होता है, ये समरी ट्रायल के माध्यम से जो है कि जजमेंट देने का प्रयास किया जाता है आपके एक लोक अदालत में। ठीक है, इसमें और भी बहुत चीज पढ़ाने के लिए समय भी काफी हो गया। अब हम लोग आते हैं कुछ आपको सर एक चीज था सर कि बहुत सारे जगह देखा जाता है कि बहुत सारे मूवी में देखने को मिलता है कि जज अपने चैम्बर में बुला के पार्टी को सेटल कर देते हैं, वो क्या होता है? मूवी में जज पार्टी को सेटल करवा देते हैं, बहुत सारे मूवी में देखने को मिलता है सर कि चैम्बर में बुलाया और अरे उसमें बहुत चीज होता है। एक होता है प्ली बार्गेनिंग, एक होता है समरी ट्रायल। ठीक है, प्ली बार्गेनिंग में जैसे कि आपने मान लिया कि कोई क्राइम किया है, ठीक है, किसी व्यक्ति को आपने मारा है, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको कोर्ट में लेके जाया जाएगा। कोर्ट तो तब तक आपको निर्दोष मानता है जब तक कि आपका दोष सिद्ध ना हो जाए। लेकिन आप पहले ही कबूल कर लें, हाँ हमने मर्डर किया है, मालिक हमको थोड़ा सा सजा कम दे दीजिए, या मैंने ये क्राइम किया है जज साहब, मैं क्राइम को एक्सेप्ट करता हूँ, प्लीज मेरे सजा को कम कर दिया जाए, तो वहां पे प्ली बार्गेनिंग चलता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया कि प्ली बार्गेनिंग करके वो सजा को कम कर लिया, तो वो एक तरीका है। जैसे कि समरी ट्रायल के माध्यम से भी दोनों जज साहब जो है कि वो मैटर को सेटलमेंट करवा सकते हैं, या कंसिलिएशन भी करवा सकते हैं, सॉरी क्या कहते हैं वो आर्बिट्रेशन, पहला वाला मैंने क्या बताया था, नेगोशिएशन भी करवा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत व्यवस्था है हमारे जुडिशियल सिस्टम में। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं, इसको दिखा देते हैं आपको जुडिशियल पेंडेंसी पे। इसमें कुछ चीजें और है, बहुत डिटेल में पढ़ाना बाकी है इसका, ये आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, तब तक आप पढ़ेंगे इसको, आप इसका कुछ पॉइंट जो है कि नोट कर लीजिए। दिख रहा है स्क्रीन, लिख लीजिए इसमें पेंडिंग केस, स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो, यस यस आंकड़ा नोट कर लेंगे प्लीज, लिख लीजिए पेंडिंग केस। सर ये लोक अदालत का मतलब आगे लिखाया जाएगा सर, टेम्पोररी परमानेंट का, क्योंकि अभी कंप्लीट हो गया। उसको लिखाएंगे, क्योंकि ये पढ़ने के लिए आपको दे रहे हैं, इसलिए इसको आपको दिखा देते हैं। पूरी डिटेल में पढ़ा ही देंगे चीजों को, ऊपर ऊपर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। लिख लीजिए पेंडिंग केस। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
फैमिली कोर्ट पढ़ाने में भी काफी टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे केस हुए हैं ना, वो नीला ड्रम का हो चाहे अभी बहुत ये मामला जो है कि बढ़ रहा है तलाक वगैरह का। उसके बाद जो जज एवेबिलिटी ऑफ जजिंग है, एवेलेबल जजेज जो है अभी है 21 जज। सर सुप्रीम कोर्ट वाला लाख में ही है ना? 1000 में होगा ये 1000 exact लाख data- करोड़। हाँ 21 जज 1 मिलियन पॉपुलेशन, मतलब क्या हो गया 10 लाख। जनता। हाँ जज टू पीपुल रेशियो जिसको बोलते हैं, तो 21 जज पर 1 मिलियन पॉपुलेशन है। आपको पता है यूएसए में कितना है? यूएसए में 187 है पर 10 लाख पे, और जो कनाडा है वहाँ भी 157 के आसपास है। यूके है वहाँ पे भी 50 है। हाँ वही 157 में बता रहा हूँ। यूके में 140 के आसपास है, ठीक है। और हमारे सर देश तो में हम लोग का लॉ कमीशन ही बोलता है सर कि 150 होना चाहिए। नहीं 150 कहाँ, 50 50 रिकमेंडेड है। 50 50 हाँ 50 बोला, ओनली 50 बोला। 120वां लॉ कमीशन का ये रिकमेंडेशन है। हम भी खुश हो गए थे, हम तो पहली बार में रीड किया कि पता है 50 बोले थे 50 बोले थे। 120 जज रिकमेंडेशन में आया है, तुमको लगा चलो बढ़िया बात है, तो पढ़े ठीक से तो पता चल रहा है तो 50 बोल रहा है। 120 लॉ कमीशन का रिपोर्ट है। एक 120 में लॉ कमीशन का रिपोर्ट कहता है कि 50 जज होना चाहिए पर 10 लाख पॉपुलेशन पे। इसको लिख लीजिए। जो हमारे भारत में उपलब्ध जजेज हैं वो जज टू जनसंख्या रेशियो इसको बोलते हैं। 10 लाख व्यक्ति पर 21 जज अवेलेबल हैं। और 120वां लॉ कमीशन का रिपोर्ट ये कहता है कि 50 जज होने चाहिए पर 10 लाख पॉपुलेशन पे। यूएसए की बात करेंगे तो 187 है, कनाडा का बात करेंगे तो 157 के आसपास, मतलब 150 157 है। यूके में 140 जज है। आप सोचिए कि जज का शॉर्टेज कितना है। जब नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो लोअर जुडिशरी है उसमें जितना अभी जज है, तो पहले ही शॉर्टेज है जजों का, उसमें भी 15% जजों के पास बैठने के लिए कोर्ट रूम ही नहीं है। आप समझ लीजिए कि लोअर जुडिशरी का क्या हालत है हमारे देश में। वर्किंग स्टाफ की भी कमी है। वर्किंग स्टाफ की कमी तो है ही, 15% जज को बैठने के लिए कोर्ट रूम का ही अवेलेबिलिटी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का ही मेन प्रॉब्लम। हाँ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। 67 सर कल के पेपर में आया था केरला बहुत ही जबरदस्त बना रहा है कोर्ट रूम में सब। केरला कहाँ पे? केरला बना रहा है सर, केरला बहुत अच्छा केरल बहुत आगे है। हम कहाँ हैं, हम ना देखेंगे अपना। इसी आर्टिकल में वो जस्टिस रमन्ना की है कि न्यूज नेशनल जुडिशरी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी के हाँ, recommend- और जस्टिस रमन्ना ने 2021 में बोला था कि नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी एक बनाई जानी चाहिए जो कि पूरे देश में कितना कोर्ट रूम होना चाहिए, क्या फैसिलिटी होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसकी व्यवस्था को देखेगा। जो हम लोग पैसा खर्चा करते हैं, जीडीपी का जो खर्च होता है वो 0.1% है। वहीं डिफेंस पे कितना परसेंट है? आप सोचिए कि 2% है 2% है डिफेंस का 2%। आप देखिए कि जुडिशरी पे जीडीपी का कितना कम खर्च किया जा रहा है, मात्र 0.1% खर्च किया जा रहा है। आप ये बताएंगे कि सर ये सब व्यवस्था होनी चाहिए कि जजेज की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, कोर्ट की पेंडेंसी को खत्म करनी चाहिए। जब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसमें ये भी बताएंगे कि इस तरीके किया जाना चाहिए सर। ये 76% जो है अंडर ट्रायल प्रिजनर है, इसको विचाराधीन कैदी बोला जाता है। विचाराधीन कैदी। सर और 15% का डाटा किस चीज के लिए? 15% मैं क्या बताया था? इंफ्रास्ट्रक्चर का वो अभाव। हाँ ये मैंने बताया था 15% का। 15% सर डिफेंस पे कितना खर्च होगा? लोअर जुडिशरी में है, उनको बैठने के लिए कोर्ट रूम तक नहीं, कोर्ट रूम तक नहीं। सर डिफेंस पे कितना खर्च होता है? 2% खर्च होता है।
मतलब ये मैं कंपेयर दिखा रहा हूँ आपको कि जहां आप रक्षा में 2% तक का खर्चा करते हैं, जुडिशरी में 0.1% का ही खर्चा होता है। इनका नियम माइक ऑफ कर लेंगे कौन है? तो यहाँ तक का मैटर समझ में आया? नोट कर लिया आप लोग? यस सर। चलिए, पिछली क्लास में जो चीजों को बताए थे, जो लोग नहीं थे अवेलेबल, उसको थोड़ा सा कुछ पॉइंट उसका सर मैं नहीं थी, समझा मिल जाएगा क्या पीडीएफ? अभी वो बता देते हैं। ठीक है सर। टेम्पररी लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत दिखाया नहीं इसको है। इसको लिखवाएंगे, वो उसमें बहुत चीज पढ़ाना भी बाकी है। उसको लिखवाएंगे तो एक साथ लिखवा देंगे पूरा। जो पिछले क्लास में मैंने कुछ टर्म को बताया था, वो टर्म आपको जानना जरूरी है। कॉग्निजिबल ऑफेंस, जिसका चर्चा हमने कर ही लिया। उसके बाद नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, उसी तरीके से होगा बेलेबल, नॉन बेलेबल। उसी तरीके से होगा कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। इस पर पूरा 1 घंटे का क्लास में लिया गया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एक्चुअली इंटरव्यू बैच में क्या होता है ना कि बहुत सारी बातें जो क्लास में बहुत डिटेल में अलग अलग जगह पढ़ाई जाती है, उसको समराइज करके पढ़ाना पड़ता है। तो कई बार चीज़ें लगती है कि छूट गई अरेस्ट और डिटेंशन के बीच में। फिर अरेस्ट क्यों होता है, डिटेंशन क्यों होता है, जुडिशियल कस्टडी। तो कई बार होता क्या है कि टर्म को समझाने के लिए हमको डेप्थ में जाना पड़ता है। कई बार होता है क्या है कि बहुत बच्चे को पहले से चीज़ें पता रहता है, तो उसको लगता है कि अरे यार यही पढ़ाया जा रहा है फिर से। कुछ बच्चे के लिए वो बिल्कुल ही नया टर्म हो जाता है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है पढ़ाना। जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में अंतर पढ़ाए थे हम लोग। ठीक है, जो लोग क्लास में थे बताइए। सर सीजीआई भी पढ़ा है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हाँ, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरा पढ़ा दिए थे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और सिविल जस्टिस सिस्टम कैसे काम करता है हमारा इंडिया में, वो भी पढ़ाए थे उसमें। एक्यूज्ड और गिल्टी के बीच में मैंने अंतर भी बताया था। तो बताइए कि ये बेलेबल और नॉन बेलेबल में क्या अंतर होगा? जल्दी जल्दी बोलते जाइए, क्लास करें। सर जमानतीय और अजमानतीय अपराध है। जैसे छोटे क्या मोटे अपराध में जमानत मिल जाती है ना। अच्छा, और एक बात बताओ अलका, पुलिस भी जमानत बेल का दे अधिकार सकती है होता क्या? है बिलिएबल में, और कैसे? उसमें जमानत का अधिकार नहीं होता है। अलका ये बताओ, पुलिस को बेल देने का अधिकार है? पुलिस को नहीं है सर, वो तो न्यायालय से मिलता है। नॉन सर अवेलेबल केस। हम पुलिस लोग का पुलिस हम लोग एक्ट दाखिल करने अभी जाते चेंज किसी हुई है सर। सर सर ये पुलिस अभी का चेंज काम है। आई है सर इसमें। सर पुलिस एक्ट 1871 के अंतर्गत सर कुछ कुछ हाँ मामले में ना पुलिस भी ना बॉन्ड भर के छोड़ देती है। हाँ, 71 नहीं 61। यस सर बॉन्ड 61। बॉन्ड भर के छोड़ सकती है। सर हम लोग जैसे जैसे होता है ना कि वो बेल हाँ, दाखिल करता है, तो न्यायालय हमें बुलाती है कि इसे बेल दिया जाए या ना नहीं, दिया जाए। तो हम वो लोग तो उसमें मना करते हैं कि मतलब जैसे मेरा ही अभियुक्त है तो सिर्फ मैं हाँ बेल ना देने के लिए कहूंगी। उसका हाँ, वकील है जो वो अपना पक्ष रखेगा कि इसे क्यों बेल मिलना चाहिए। हमें हमेशा पुलिस का काम है कि उसे बेल ना मिले किसी भी तरह। वो तो नॉन अवेलेबल केस में ना, वो तो हाँ आप ना, जाते हैं। बेलेबल हाँ, किस में भी सर, अब बेलेबल अवेलेबल में भी केस ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मिल जाता है, उसमें भी बुलाया जाता है। आप बुलाया जाता है। वो तो आप एक्चुअली पुलिस से क्या पार्टी के तौर पे देख रही है ना, मतलब हम हाँ, एज अ वो पुलिस जनरल। एज ए पार्टी के तौर पे हाँ देख रही है, बात सही है। तो ये बात सही है। मैं जो लोग भी पुलिस सर्विस में हैं, ठीक है, उसके लिए एक इंटरव्यू है इनका, क्या कहते हैं, डीजीपी अभ्यानंद साहब का, जो सुपर 30 में थे ना, उनका बहुत बेहतरीन इंटरव्यू है। वो डीजीपी रह चुके हैं, बहुत ही लर्नेड पर्सन है वो। उन्होंने बताया है कि पुलिस रिफॉर्म में कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। वो मैं इंटरव्यू का लिंक दे दूंगा। जो लोग भी पुलिस सर्विस में अभी भी काम कर रहे हैं, वो इस इंटरव्यू को जरूर देखेंगे, ताकि आपको ये पूरा मसला समझ में आएगा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कैसे काम किया जाता है। उन्होंने बहुत बेहतरीन बेहतरीन उदाहरण दिया है। तो बिलेबल केस में क्या होगा?
बेल इज योर राइट। इस बेलेबल केस में, जो केस बेलेबल है उसमें आपको बेल मिल जाएगा। आपको बेल बॉन्ड भर के, तो वो जो बता रहे थे पुलिस वाला एक्ट ना, कौन सा 1961, कौन सा 1971 बोले? 1861। हाँ, 1861 वाला जो पुलिस एक्ट है, उसमें क्या होता है कि पुलिस बेलेबल केस में जो बहुत ही लो लेवल के केस होते हैं, उसमें बॉन्ड भर के भी कई बार छोड़ सकती है। आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो वही वो लड़का बोल रहा था कि 1861 वाले केस में ये बहुत ही लो लेवल का जो मामला होगा उसमें बॉन्ड भरवा के छोड़ दिया जाता है। बेलेबल केस में क्या होता है कि बेल इज योर राइट। जब आप मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं, यानी जज के सामने जाते हैं, वहां पे आप बेल के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पे वो केस को सुना जाता है। केस को सुनने के बाद उनको अगर लगता है कि हाँ इनको बेल दे दिया जाना चाहिए, ये किसी भी तरीके से जो है गवाह है उनको प्रताड़ित नहीं करेगा, या किसी भी तरीके से केस के एविडेंस में जो है कि किसी तरीके से छेड़छाड़ करने का, डिस्ट्रक्शन करने का प्रयास नहीं किया जाएगा, तो उसको बेल दे दिया जाता है। लेकिन नॉन बेलेबल केस में क्या होता है कि बेल इज नॉट योर राइट, यहाँ पे आपका अधिकार नहीं है। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के इसमें एक बात और है बेलेबल केस में कि पुलिस खुद भी जो है वो छोटे मामले में बॉन्ड भरवा के भी बेल आपको दे सकती है। नॉन बेलेबल केस में सबसे पहले तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आपको जाना ही जाना पड़ेगा। बेल इज नॉट योर राइट, यहाँ पे आपका बेल राइट नहीं है। आपको बेल देना नहीं देना किसका डिस्क्रिप्शन है? ये सिर्फ और सिर्फ जज साहब का डिस्क्रिप्शन है। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो मान गए इस बात को कि हाँ कि ये व्यक्ति इंसान ठीक है, कोई भी तरीके से जो है कि ऐसा एविडेंस के साथ टेम्परिंग नहीं करेगा, जब भी पुलिस इसको बुलाएगी पूछताछ करने के लिए, वो लीगल प्रोसेस में जो है कि सहयोग करेगा। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि इस घटना स्थल पे जाके या किसी भी तरीके से कोई छेड़छाड़ वगैरह ये नहीं करेगा, किसी को डराएगा धमकाएगा नहीं। उस मामले में अगर इन बातों से संतुष्ट हो जाता है आपके एडवोकेट के आर्ग्यूमेंट से, तब जो है कि नॉन बेलेबल केस में आपको बेल दिया जाता है। बेलेबल केस में क्या होता है कि बेल इज योर राइट, वहां पे नॉर्मली जो है कि बेल वहां पे दे दिया जाता है। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला था कि 7 साल से कम सजा वाले मामले में बेल दे देना चाहिए। जो ये नॉन बेलेबल भी केस है ना, क्योंकि जो जेल है वो पूरा भरा हुआ है, आप रखेंगे कहाँ पे? तो वैसा कैदी जिसको कि लगता है कि जो 7 साल से कम का सजा मिलेगा उसको बाद में, वैसा उन्होंने अपराध किया है, उसके लिए प्राइमा फेसी देख के हो सके तो इसको बेल दे दीजिए। हाँ, लेकिन कोई अगर गंभीर किस्म के अपराधी हैं या बार बार इस तरीके से अपराध करते हैं तो उसको फिर हो सकता है बेल देने से मना भी कर दे। बेल इज टोटली डिस्क्रिप्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो जज साहब जाने कि बेल देना है या नहीं देना है। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल को बहुत अच्छे से डिफाइन कर ही दिया गया है कि इसमें कि एक संज्ञान लेना ही पड़ेगा। उसके बाद कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है कि पुलिस अपने मन से अरेस्ट कर सकती है, सर्च कर सकती है, डिटेन आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, सर्च चला सकती है बिना किसी मजिस्ट्रेट के वारंट के। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है, बिना किसी मजिस्ट्रेट के वारंट के भी वो पुलिस सर्च कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, आपको बुला भी सकती है, पकड़ भी सकती है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है कि वहाँ पे मजिस्ट्रेट का जो है कि जरूरी होता है, मजिस्ट्रेट आएगा, मजिस्ट्रेट का वारंट वहाँ पे जरूरी होता है, और मजिस्ट्रेट के बिना वारंट के जाकर के आप वो उसको किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तार करना होगा। इसको संज्ञेय अपराध बोलते हैं, इसको गैर संज्ञेय बोलते हैं। इसको पूरा डिटेल क्लास में पढ़ाए हैं हम, 1 घंटा का क्लास इसी में लग गया है। कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल मैंने समझा ही दिया कि कौन सा क्षम्य केस है, तो वो क्या हो जाएगा, जिसमें कि आप क्षमा कर सकते हैं सामने वाले को, तो वो कंपाउंडेबल हो जाएगा। जो क्षम्य केस नहीं होगा वो कंपाउंडेबल नहीं होगा, मतलब कि उसमें आप वो केस वापस नहीं हो सकता है। कंपाउंडेबल में केस वापस हो सकता है। उसके बाद जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी के बारे में मैंने बताया था कि अगर आपको थाने में रखा जाता है बंद करके, वो क्या है, पुलिस कस्टडी है। वो पुलिस अपने लॉकर रूम में बंद करके रखेगा। जुडिशियल कस्टडी क्या है कि एक्यूज्ड को क्या किया जाता है, जेल में रखा जाता है या प्रिजन में रखा जाता है। वो अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट होता है। वो कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट पहले उसको सुनते हैं, उसके बाद कोर्ट के सुपरविजन में ही जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है। उसके बाद एंटीसिपेटरी बेल भी पढ़ाया था मैंने उस क्लास में, तो एंटीसिपेटरी बेल वगैरह को भी देख लीजिएगा, काफी टाइम होंगे। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, हेलो ये पूरा का पूरा जुडिशियल पेंडेंसी है, इसको सर एक लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन खुद है से भी, और नहीं तो हम पढ़ा भी देंगे आगे। हाँ हाँ, बोलिए। सर, ये लोक अदालत का जो निर्णय होता है वो बाध्यकारी होता है? हाँ, लोक अदालत का निर्णय बाध्यकारी होता है। ओके सर। लोक अदालत का निर्णय लीगली बाइंडिंग होता है। लीगली बाइंडिंग का मतलब है कि आपको अपील नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपके जो अदर लीगल रेमेडीज हैं वो अवेलेबल ही रहते हैं। इस चीज को समझ लीजिए, नहीं तो इसका मिसकंसेप्शन फैलेगा। सर उस आर्टिकल का क्या कौन सा आर्टिकल है, मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें अगर कोई डेफिनेशन डिफाइन ना हो तो हम उसके थ्रू जाते हैं अपील, रिव्यू पिटीशन जो
हाँ वो रिव्यू पिटिशन होता है। देखिए लीगली बाइंडिंग मतलब कि नो राइट टू अपील। क्या करोगे? ठीक है, उसके बाद जो अदर लीगल रेमेडी है, तो जो अगर लीगली बाइंडिंग का मतलब क्या होता है इसको समझिए अच्छे से। जैसे कि आप 3 कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। आप जो अपील करते हैं, अपील जैसे कि मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी केस को आपने हाई कोर्ट में अपील किया। अपील करने का क्या मतलब है कि सर देखिए डिस्ट्रिक्ट के जज साहब ने ये फैसला सुनाया था, डीजे ने ये फैसला दिया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने, अब आप हाई कोर्ट में अपील करने के लिए जा रहे हैं, तो उस फैसले को वो रिव्यू करता है कि क्या फैसले में कोई गलती रह गया था क्या। अगर गलती नहीं रहा था तो आपके अपील को रिजेक्ट भी कर सकते हैं कि नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला उसको मानिए, या फिर उसके फैसले में अगर कोई गलती रहेगा तो हाई कोर्ट उसमें क्या करेगा, सुधार कर देगा। ये हो गया कि कॉपी को दोबारा चेक